वेलकम बैक दोस्तों। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं गवर्नमेंट बजट चैप्टर। कौन सा जी? गवर्नमेंट बजट चैप्टर, जो कि 12th क्लास का एक मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आइए आपका समय वेस्ट ना करते हुए चलते हैं गवर्नमेंट बजट की तरफ। तो सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट का क्या मतलब होता है? आइए, जैसे आप बताइए, हमारे घर में भी जब हम छोटे छोटे लोग हैं, हमारे घर में भी बजट बनते हैं। तो आप बताइए, गवर्नमेंट जिसके पास इतना सारा पैसा होता है, तो क्या वो बजट नहीं बनाएगी? बनाएगी। हम अपने घर में मंथली बजट बनाते हैं कि मंथ में क्या क्या करने वाले हैं, कहाँ से पैसे आएंगे, कहाँ को पैसे लगाएंगे। ऐसी हमारी गवर्नमेंट भी मंथ का बजट नहीं, साल भर की एक स्टेटमेंट बनाती है, उसको हम बोलते हैं बजट। तो आइए स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिएगा। गवर्नमेंट बजट इज एन एनुअल स्टेटमेंट। कैसे स्टेटमेंट होती है? एनुअल। एनुअल का मतलब होता है ईयरली स्टेटमेंट। ईयरली का मतलब साल भर की एक स्टेटमेंट बनाती है, जिसमें क्या शो होता है? शो होता है आइटम वाइज एस्टिमेट। आइटम वाइज मतलब एस्टिमेट का मतलब होता है अनुमान। क्या है जी? अनुमान। अनुमान का मतलब है प्रिडिक्शन। ये जो हम गवर्नमेंट जो है अपने पास जो पैसे दिखाने वाली है, कहाँ से आएंगे और कहाँ को जाएंगे, यानी कि कहाँ से आने वाले हैं, कहाँ को खर्चे होने वाले हैं पूरे साल में, ये एक एस्टिमेट है। एस्टिमेट का मतलब पक्का नहीं है कि हमारे जो साल में खर्चे होने वाले हैं, ये जो पैसे आने वाले हैं, ये सेम है, बट ये एक अनुमान है। ओके। द रिसीप्ट एंड एक्सपेंडिचर शोन इन द बजट। जो भी बजट में खर्चे और रिसीप्ट शो होंगे, वो एक्चुअल फिगर नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया, वो कैसा फिगर है? एस्टिमेटेड वैल्यू। और फिस्कल ईयर जो मैंने आपके सामने बार बार वर्ड यूज किया, इसका मतलब होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। डन डन डन। तो सबसे पहले जान लेते हैं हमने क्या पढ़ा। गवर्नमेंट बजट साल भर की एक स्टेटमेंट है, जिसके अंदर गवर्नमेंट के आने वाले खर्चे और आने वाले रिसिप्ट्स को दिखाया जाता है। और ये जो आने वाले खर्चे और रिसिप्ट्स होते हैं, ये एस्टिमेटेड होते हैं, ना कि पक्का नहीं होते। शोन इन द बजट आर नॉट द एक्चुअल फिगर बट द एस्टिमेटेड वैल्यू। और फिस्कल ईयर को हम क्या बोलेंगे? 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो डन, आगे वाले पेज पे चले। आइए, इस पेज को पढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं ध्यान से। हमारा जो बजट होता है, हमारे देश में 3 टाइप्स की गवर्नमेंट होती है। कितने टाइप की? 3 टाइप की। देख सकते हैं, जैसे आपको लिखवा दूं यहाँ पर। एक होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, एक होती है स्टेट गवर्नमेंट, और एक होती है लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, और एक होती है लोकल गवर्नमेंट। ये सारे के सारे लोग अपना बजट बनाते हैं। लेकिन हमारी ट्वेल्थ क्लास में हमें सिर्फ एक ही इंसान का, एक ही गवर्नमेंट का बजट पढ़ना है, और वो है सेंट्रल गवर्नमेंट। किसका? सेंट्रल गवर्नमेंट। और आपको पता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट को बोलते हैं यूनियन बजट। क्या बोलते हैं जी? यूनियन बजट। ठीक है जी, आगे चले। आपको पता है, सबसे पहले मैं नीचे लिख देता हूँ क्या क्या मैं इसके अंदर बताने वाला हूँ, फिर हम एक बार पढ़ लेंगे। आपको पता है, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर होती हैं, और इस टाइम की जो फाइनेंस मिनिस्टर है, वो है हमारी आदरणीय है निर्मला सीतारमन जी। ये क्या करती हैं? ये नहीं, मतलब जो भी फाइनेंस मिनिस्टर उस टाइम पे होता है, वो 1 फरवरी को, और 1 फरवरी या जो प्रेसिडेंट की इच्छा हो, 1 फरवरी या प्रेसिडेंट की इच्छा हो, इस दिन बजट को पेश करते हैं। क्या पेश करते हैं? बजट को। बजट सबसे पहले पेश होता है लोकसभा में। ठीक है, लोकसभा में जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर इस बजट को पढ़ती हैं। उसके बाद यहां से जब पास हो जाता है, इसकी कॉपी, इसकी कॉपी कहाँ जाती है? राज्यसभा में। यानी कि दोबारा फाइनेंस मिनिस्टर वहां नहीं जाएंगी, इसकी कॉपी राज्यसभा में चली जाएगी। इसके बाद प्रेसिडेंट से मोहर लग जाती है। फिर ये जो हमारा बिल बजट होता है, ये फाइनल हो जाता है, और अब 1 अप्रैल से 31 मार्च के लिए ये बिल क्या हो जाता है? फाइनल हो जाता है। समझ में आपको प्रोसीजर? पहले बजट 1 फरवरी को रखा जाता है, कौन से हाउस में? लोकसभा में। लोकसभा में पास होने के बाद इसकी कॉपी कहाँ रखी जाती है? राज्यसभा में। राज्यसभा के प्रेसिडेंट साइन कर देता है, फिर ये बजट फाइनल होके 1 अप्रैल से 31 मार्च के लिए फाइनल होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं पढ़ना। इन इंडिया, बजट इज प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट। आपको पता है, पार्लियामेंट के 2 हाउस होते हैं, एक लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। ऑन सच ए डे एज अ प्रेसिडेंट में डायरेक्ट, जिस दिन बोल देगा प्रेसिडेंट, उस दिन बजट पेश किया जाएगा। लेकिन हमारे जो नियम चलते आ रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट द एनुअल बजट ऑफ द गवर्नमेंट ऑन 1 डे ऑफ फरवरी, यानी कि 1 फरवरी। 1 फरवरी। आगे चलते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर रीड आउट द बजट स्पीच। फाइनेंस मिनिस्टर बजट स्पीच पढ़ती है लोकसभा में, फिर उसकी कॉपी कहाँ जाती है? राज्यसभा में। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है, आगे चलते हैं। बजट इज रिक्वायर्ड टू बी अप्रूव बाय पार्लियामेंट। पार्लियामेंट अप्रूव कर देती है, उसके बाद ये 1 अप्रैल से क्या हो जाता है? चालू हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक लाइन थी,
ये जो गवर्नमेंट जो इस बजट में खर्चे करने वाली होती है और कहीं से भी जो पैसे आने वाले होते हैं, ये कैसे डिसाइड होता है? जो बजट का ऑब्जेक्टिव, गवर्नमेंट के बजट का ऑब्जेक्टिव है, यानी कि जो बजट में निर्धारित हुआ है उसके उसके हिसाब से हमारे देश में खर्चे और रिसीव डिसाइड होती हैं। चले आगे, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, चलते आगे चलते हैं। एक सेकेंड, अब पढ़ लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक। चलिए, यहां तक क्लियर है। चलिए, अब आया हमारा मेन पार्ट, गवर्नमेंट बजट के कंपोनेंट। देखिए जी, गवर्नमेंट बजट के दो कंपोनेंट होते हैं और ये पेपर में जरूरी आते हैं। इनकी चार डेफिनेशन आपको दिख रही होंगी। पहले मैं पार्ट बता दूं। पहला कैपिटल बजट, दूसरा रेवेन्यू बजट। ठीक है जी। कैपिटल बजट के दो पार्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू, कैपिटल रिसीव्स। इस रेवेन्यू के दो पार्ट, कैप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसीव्स। आपको पता है, अगर आप पेपर में एक भी डेफिनेशन याद कर गए तो आपको सारी डेफिनेशन याद आ जाएंगी। अब मैं आपको कैसे याद करूंगा, ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं कौन सी डेफिनेशन, कैपिटल रिसिप्ट। कौन सी जी, कैपिटल रिसिप्ट। आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहले इनके मैं सामने लिख देता हूं। यहां पर अगर गवर्नमेंट की लायबिलिटी बढ़ जाए, ये पहले मैं लिख देता हूं, फिर आपको समझाता हूं मैं क्या बताना चाहता हूं। ठीक है, ओके, ध्यान से देखिएगा। ओके, ये क्या कर दिया मैंने, चलो कोई बात नहीं, आपको समझ में आएगा मैं क्या कर रहा हूं। आइए, अब मैं आपको, ये मैंने क्या किया है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ध्यान से देखो, ये एक कंडीशन याद कर लेनी है। ये याद होते है आपको, पूरा टॉपिक याद हो जाएगा। आइए, अब इसको लिखेंगे कैसे, ध्यान से देखिए। दीज आर दोज रिसिप्ट ऑफ गवर्नमेंट which either create liability or reduce assets of government। आपका मतलब ये है, मेरे मतलब ये है, कैपिटल रिसिप्ट की डेफिनेशन जब आप पढ़ोगे तो ये डेफिनेशन है, अगर गवर्नमेंट के पास पैसा आया, रिसिप्ट का मतलब होता है, एक मिनट पहले मैं लिख भी देता हूं, रिसिप्ट का मतलब होता है आना, यहाँ पे आना। तो गवर्नमेंट के पास जो पैसे आ सकते हैं वो दो ही तरीके के आ सकते हैं, या तो वो कैपिटल रिसिप्ट्स है या तो वो रेवेन्यू रिसिप्ट्स है। अब पता करना होगा कैपिटल कौन सा होता है और रेवेन्यू कौन सा होता है। तो देखो ध्यान से कंडीशन सुन लो। अगर पैसे आने से गवर्नमेंट की लायबिलिटी बढ़ जाए या एसेट्स कम हो जाए, दोनों में से एक कंडीशन, और बीच में लिखा हुआ है और दोनों में से एक, अगर ऐसे दोनों में से कोई भी कंडीशन पूरी नहीं हुई तो वो कौन सा पैसा होता है, कौन सा पैसा होता है, रेवेन्यू रिसिप्ट। तो आइए डेफिनेशन लिखते कैसे पेपर में, ध्यान से देखो। These are those receipts of government. These are those receipts of government which either create a liability or reduce assets of government। आपको पता है, आपको रेवेन्यू में ये सेम डेफिनेशन, सेम लाइन डालनी है। बस क्या कर देना, ध्यान से देखिए, यहां पर जो आइदर लिखा हुआ है यहां पर लिख दो नाइदर, और जहां और लिखा हुआ है यहां लिख दो नॉर। देखा जी, बिल्कुल सब कुछ सेम कर देना, बस ये दो चीज चेंज कर देना, बाकी सब कुछ क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। यानी कि आपको एक डेफिनेशन भी आ गई। ठीक है, आपने यहां लिखा, यहां बिल्कुल जस्ट जस्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर में इसका क्या हो रहा है, उल्टा। क्या हो रहा है, उल्टा। अब इसको कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा। अब मैं लिख के दिखाता हूं आपको लिखना कैसे है। दीज आर दोस एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट विच विच either reduce liability or create assets of government। ठीक है जी, अब ध्यान से ये लिख दिया। ठीक है जी, लिख दिया, लिख दिया, लिख दिया। अब क्या करना है, जब इस डेफिनेशन को किस में चेंज करूंगा, रेवेन्यू में, तो पता है मैं क्या करने वाला हूँ, सब कुछ सेम, सब कुछ सेम, बस क्या करना है, नाइदर लिख दो, इधर की जगह और की जगह क्या लिख दो, नॉर। बस हो गई ये डेफिनेशन, बस पेपर में 4 नंबर मिल गया।
सनमाया जी ध्यान से देखिएगा, पेज को आराम से जो है ध्यान से देखिएगा और आपको चारों डेफिनेशन रट जाएंगी। चलिए अब हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले डेफिनेशन और पहला पार्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट। ध्यान से देखिएगा कौन सा पढ़ रहे हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट। अभी हमने रेवेन्यू रिसिप्ट की कंडीशन पढ़ी थी, देखो जी क्या है, ऐसा पैसा जो गवर्नमेंट के पास आएगा जिससे ना गवर्नमेंट की लाइबिलिटी बढ़ेगी ना ही एसेट्स कम होगा। मतलब गवर्नमेंट का पैसा आएगा बट दोनों में से कोई भी कंडीशन पूरी नहीं होगी, कोई भी कंडीशन पूरी नहीं होगी। तो चाहिए जानते हैं कौन से पैसे होते हैं, पहले तो डेफिनेशन देख लो, दोज रिसिप्ट्स व्हिच नाइदर क्रिएट अ लायबिलिटी नॉर रिडक्शन एनी एसेट्स। ठीक है जी। चलिए आपको बता दूं, रेवेन्यू रिसिप्ट्स दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो। गवर्नमेंट के पास ऐसा पैसा होगा जिसमें ना लायबिलिटी बढ़ेगी, लायबिलिटी मतलब होता है जिम्मेदारी, लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, जिम्मेदारी। गवर्नमेंट के पास पैसा रेवेन्यू का दो तरीके से आ सकता है या तो टैक्स का पैसा है या नॉन टैक्स का पैसा। अब ध्यान सुनिए, टैक्स क्या होता है, आप मुझे बताइए, गवर्नमेंट जो आपसे टैक्स लेती है वो कंपलसरी है या ऑप्शनल है? अगर गवर्नमेंट ने कंपलसरी छोड़ ऑप्शनल छोड़ा होता तो कोई भी बंदा टैक्स नहीं देता। इसलिए टैक्स के बारे में क्या है, टैक्स इज अ कंपलसरी पेमेंट, नो वन कैन रिफ्यूज टू पे इट, कोई भी बंदा मना कर नहीं सकता। जो भी पैसा गवर्नमेंट के पास टैक्स के रूप में आता है वो गवर्नमेंट कहाँ खर्च करेगी, वो गवर्नमेंट खर्च करेगी किसके ऊपर, किसके ऊपर जी, फॉर कॉमन बेनिफिट ऑफ पीपल। यानी कि आप गवर्नमेंट से ये नहीं कह सकते भैया हमने आपको टैक्स दिया है कृपया करके मेरा गटर साफ करा दो, मेरी नाली साफ करा दो, मेरा ये वाला बनवा दो। नहीं, गवर्नमेंट खर्च करेगी, मानता हूं आपका पैसा है, बट किसके लिए, फॉर अ कॉमन बेनिफिट। कॉमन मतलब सबके हित के लिए, ना कि एक आपके डायरेक्ट हित के लिए। देख लो जी लाइन लिखी हुई है, अ टैक्स पेयर कैन नॉट एक्सपेक्ट दैट द टैक्स अमाउंट विल बी यूज्ड फॉर हिज डायरेक्ट बेनिफिट। टैक्स पेयर कभी भी ये उम्मीद नहीं कर सकता गवर्नमेंट से कि मैंने जो पैसा दिया है वो मेरे डायरेक्ट बेनिफिट के लिए यूज हो। टैक्स हमारी कैसी पेमेंट होती है, यूनिलेटरल। यूनिलेटरल मतलब वन साइड, आप दे रहे हो गवर्नमेंट से, बदले में आप कुछ भी उम्मीद नहीं कर सकते। डन, विदाउट रेफरेंस टू एनी डायरेक्ट बेनिफिट इन रिटर्न, बदले में आप उनसे कोई भी डायरेक्ट बेनिफिट नहीं मांग सकते। वो कैसे बेनिफिट देंगे, कॉमन बेनिफिट। कैसे देंगे जी, कॉमन बेनिफिट। डन, पहले समझ में आया। रेवेन्यू के अंदर क्या कंडीशन है, या तो लायबिलिटी बढ़ेगी या तो एसेट्स कम होगा, इनमें से सॉरी इनमें से कोई भी नहीं होगा, तभी हम कहेंगे उस पैसे को रेवेन्यू रिसीट्स। और रेवेन्यू के कितने पार्ट, टैक्स और नॉन टैक्स। चलिए जी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में आता है, डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है जी, पिछले हाफ ईयरली में भी एग्जाम आया और हर बार बोर्ड में भी आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, ध्यान से देखते जाइएगा। डायरेक्ट टैक्स किस पे लगता है, इंडिविजुअल्स पे और कंपनी पे। किस पे लगता है, इंडिविजुअल्स पे यानी लोगों पे, इंडिविजुअल इंसानों पे और कंपनीज पे। जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो किस पे लगता है, गुड्स पे और सर्विस पे। किस पे जी, गुड्स पे और सर्विस पे। जो डायरेक्ट टैक्स का बर्डन होता है वो कैन नॉट मतलब शिफ्ट नहीं हो सकता, मेरा टैक्स है मुझे ही भरना पड़ेगा। बट इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन बर्डन कैन बी शिफ्ट हो सकता है। यानी कि जैसे आप लोग कहीं भी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाओ, आप मुझे बताओ क्या खाना आपने खाया, एंजॉय आपने किया, तो गवर्नमेंट को टैक्स पे करने की जिम्मेदारी आपकी होनी चाहिए। माना कि आपने सहन किया, आपने तो टैक्स भरा, लेकिन क्या मोदी जी तक पहुंचाया था, नहीं। मोदी जी तक किसने पहुंचाया, उस रेस्टोरेंट वाले ने। यानी आपने अपना बर्डन किसको कर दिया, शिफ्ट कर दिया। यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन शिफ्ट हो सकता है। दे आर जनरली प्रोग्रेसिव, दे आर जनरली प्रोग्रेसिव, दे आर जनरली रिग्रेसिव। अब ये प्रोग्रेसिव रिग्रेसिव क्या, ध्यान से देख लेते हैं पहले। प्रोग्रेसिव का मतलब है दोस्तों, पहले अच्छा एक मैं एग्जांपल दे दूं। डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल होता है इनकम टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल होता है जीएसटी। क्या होता है, जीएसटी। अब पिछली बार हाफ ईयरली में पूछ लिया गया व्हाट इज प्रोग्रेसिव टैक्स। अब बच्चे कंफ्यूज हो गए, भैया बजट में से कहां से आ गया, ये छोटा सा टॉपिक था। अब सुन लीजिए क्या होता है प्रोग्रेसिव टैक्स। टैक्स रेट इंक्रीज विद इंक्रीज इन इनकम लेवल ऑफ टैक्स पेयर। यानी कि जब इनकम का लेवल सॉरी टैक्स का लेवल इनकम के लेवल के बढ़ने के साथ बढ़ता है तो उसको हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव। आपको बता दूं हमारा जो इनकम टैक्स का शेड्यूल होता है वो कैसा होता है, ऐसे ऐसे बनाया गया है। मैं तो ये एग्जांपल दे रहा हूँ, ये जो आपकी चेंज हो चुका है। जैसे मान लीजिए 0 से 5 लाख आपकी इनकम है तो आपके ऊपर 0 से 5 नहीं, 0 से 2.5 लाख अगर आपकी इनकम है तो आपसे टैक्स लिया जाएगा नील। अगर आपकी इनकम 2.5 से 5 के बीच में है तो आपसे लेंगे टैक्स 5%। 5 से 10 के बीच में है तो आपसे लेंगे 10%, 20%। और अगर आपकी अबव 10 लाख है
तो आपसे लेंगे 30%। अगर आप नोटिस करोगे जो हमारा इनकम टैक्स का स्ट्रक्चर है वो कैसा है, प्रोग्रेसिव। इनकम बढ़ रही है, गरीब हो तो नो टैक्स, थोड़ा अमीर हुए 5, थोड़ा अमीर हुए 20, थोड़ा ज्यादा अमीर हुए 30। लेकिन आप मुझे बताइए, क्या जीएसटी में ऐसा कोई चक्कर है, क्या इनडायरेक्ट टैक्स में ऐसा कोई चक्कर है? नहीं। आप गरीब हो या अमीर हो, अगर आप पिज्जा खाने जाओगे या खाओगे तो जीएसटी सब पे सेम लगता है या अलग अलग करते हैं, गरीब के लिए अलग, अमीर के लिए अलग? नहीं, सबके लिए क्या होता है, सेम। रिग्रेसिव का मतलब है टैक्स रेट रिमेन कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब होता है सेम। आपकी इनकम लेवल कितनी भी हो, आप मुझे बताओ क्या ऐसा होता है रेस्टोरेंट में गरीब अमीर के लिए अलग टैक्स होता है? नहीं। तो प्रोग्रेसिव क्या होता है, जब जब इनकम के साथ टैक्स बढ़े, जब इनकम के साथ टैक्स बढ़े, और यहां पर इनकम बढ़े चाहे ना बढ़े, टैक्स हमेशा सेम रहता है। आप बताइए दोनों में से कौन सा टैक्स हर आदमी भरता है? कौन सा जी? इनडायरेक्ट। तो इसलिए इसकी वाइड कवरेज है और इसकी लिमिटेड रीच। डन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, अगला टैक्स आ गया हमारा नॉन टैक्स। देखो जी ध्यान से, अभी हम पढ़ के रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमने पढ़ा बजट की डेफिनेशन, उसके बाद हमने पढ़ा बजट के पार्ट। सबसे पहला पार्ट हम पढ़ रहे थे रेवेन्यू रिसिप्ट्स, उसके बाद उसके बाद हमने देखा कि रेवेन्यू रिसिप्ट्स के दो पार्ट थे, टैक्स और नॉन टैक्स। फिर हमने देखा टैक्स के दो पार्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब हम पढ़ रहे हैं नॉन टैक्स के पार्ट। किसके पार्ट जी? नॉन टैक्स के पार्ट। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। नॉन टैक्स वो टैक्स होता है जो टैक्स के अलावा पैसा गवर्नमेंट के पास आता है, मतलब वो टैक्स नहीं है तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स, लेकिन ऐसा पैसा जो गवर्नमेंट के पास आता है टैक्स के अलावा, टैक्स के अलावा। चलिए स्टार्ट करें। चलिए सबसे पहला पैसा होता है गवर्नमेंट के पास, जो मैं आपको इंपॉर्टेंट वर्ड से पहले वो बता देता हूं, एस शीट। कौन सा जी? एस शीट। एस शीट क्या होता है जरा लिख लेंगे पहले, फटाफट फटाफट सुनो। जब, ध्यान से देखिए, जब कोई इंसान मर जाए बिना वारिस के और बिना विल के, विल जानते हो, वसीयत को बोलते हैं। जब कोई इंसान मर जाता है बिना वारिस के और बिना विल के, बिना विल मतलब वसीयत के, और लीगल हेयर मतलब वारिस के, तो पता है गवर्नमेंट उसकी प्रॉपर्टी को क्लेम कर लेती है, और जो उससे कमाती है उसको हम क्या बोलेंगे? सबसे पहले बोलेंगे रेवेन्यू रिसीप्ट्स। और रेवेन्यू में कौन सा? नॉन टैक्स रिसिप्ट। अगर आप चेक करोगे, इस पैसे को लेने से ना गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटी बढ़ती है, ना ही कोई एसेट्स कम होता है, उल्टा बढ़ रहा है। अगला है स्पेशल असेसमेंट। अगला कौन सा है जी? स्पेशल असेसमेंट। अब ये क्या होता है, ध्यान सुनो। आप सबको पता है जब गवर्नमेंट कोई डेवलपमेंट काम करती है, जैसे कोई हाईवे बनवाती है, कुछ बनवाती है, तो उससे क्या होता है, हमारी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ जाती है। अल्टीमेटली हमने कुछ नहीं किया, प्रॉपर्टी हाईवे गवर्नमेंट ने बनवाया, लेकिन इससे हमारी क्या हुई, प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई। तो गवर्नमेंट कहती है भैया प्रॉपर्टी की जो तो वैल्यू बढ़ी है वो किसकी वजह से बढ़ी? हमारी वजह से, हमारे काम की वजह से। तो हम चाहते हैं कि तुम हमें कुछ पैसे दो, और उसी को बोला जाता है स्पेशल असेसमेंट। स्पेशल असेसमेंट पढ़ते हैं जरा। पेमेंट बाय प्रॉपर्टी ओनर, कौन भरेगा? मकान मालिक भरेगा, किराएदार नहीं भरेगा। वो भी कौन? whose property value has increased due to government development work। मतलब प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़े, लेकिन किसकी वजह से? डेवलपमेंट के काम की वजह से, तो ही हम बोलेंगे स्पेशल असेसमेंट। तो गवर्नमेंट आपसे कुछ पैसे लेगी, उस पैसे को हम क्या बोलेंगे? रेवेन्यू। क्या बोलेंगे जी? रेवेन्यू। और रेवेन्यू में कौन सा? नॉन टैक्स। कौन सा जी? नॉन टैक्स। अगला बढ़े। अगला है गिफ्ट एंड ग्रांट्स। अगला कौन सा है? गिफ्ट एंड ग्रांट्स। चलते हैं जी, आपको पता है, ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ध्यान से सोचते जाइएगा। ये इंडिया है, ठीक है जी, और ये है अमेरिका, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारी इंडिया के एक स्टेट में बाढ़ आ गई, केरला में, ठीक है। अमेरिका गवर्नमेंट ने केरला के लिए क्या करा? हमें पैसे दिए, मान लेते हैं $50,000। अब ध्यान से सोच के बताना, क्या इंडियन गवर्नमेंट के पास पैसे आए? हाँ जी पैसे आए, कोई दिक्कत नहीं, रिसीप्ट तो होगा। अब रिसीप्ट दो प्रकार की होती है, पहली होती है कैपिटल, दूसरी होती है रेवेन्यू। अब कैपिटल कंडीशन क्या थी? कैपिटल कंडीशन थी दोस्तों दो, या तो लायबिलिटी बढ़ जाए या एसेट्स कम हो जाए। आप मुझे बताइए, जब अमेरिकन गवर्नमेंट ने इंडियन गवर्नमेंट को $50,000 दिए होंगे, तो क्या हमारे इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर कोई लायबिलिटी, जिम्मेदारी आई? नहीं। जिम्मेदारी तब आती है जब कोई लौटाने हो, यहाँ तो कोई लौटाने है नहीं। दूसरा, एसेट्स कम भी नहीं हुए, उल्टा एसेट्स बढ़े हैं।
चल, मैं अगर मेरी वीडियो आर्ट्स वाले बच्चे देखें तो बता दूं, एसेट्स का मतलब होता है जो चीज हमें लंबे समय तक बेनिफिट देती है, जो चीज हमें लंबे समय तक बेनिफिट देती है हम उसको क्या बोलते हैं, एसेट्स। ठीक है, चलिए तो आप मुझे बताओ दोनों में से कोई कंडीशन पूरी हुई नहीं, तो ये पैसा कौन सा है, रेवेन्यू। अब रेवेन्यू में भी दो प्रकार, टैक्स और नॉन टैक्स। तो आप बताओ ये जो डोनेशन टैक्स वाली लग रही है, नहीं, ये कौन सी है, नॉन टैक्स। और ऊपर के आप देख भी सकते हो, गिफ्ट एंड ग्रांट्स। अगर हमारे पास कोई कंट्रीब्यूशन आता है, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल, स्पेशली ड्यूरिंग क्राइसिस, क्राइसिस मतलब मुसीबत के टाइम पे, तो हम उस पैसे को क्या बोलेंगे, रेवेन्यू, और रेवेन्यू में नॉन टैक्स। आगे चलते हैं, फाइन्स एंड पेनल्टी। कोई भी बंदा सॉरी, लॉ को ब्रेक करता है, लॉ को ब्रेक मतलब अगर कानून को तोड़ता है, रेड लाइट जंप करता है, हेलमेट नहीं पहनता है, कुछ भी करता है, तो गवर्नमेंट उसके ऊपर क्या लगाती है, चालान काटती है। अब मुझे तो क्या गवर्नमेंट का पैसा आएगा, हाँ जी आएगा। अब चेक करते हैं, क्या गवर्नमेंट की लाइबिलिटी बढ़ेगी, ना जी ना बढ़ेगी, क्योंकि उल्टा चालान काटने कोई लाइबिलिटी नहीं बढ़ी, क्या कोई असेट्स कम होगा, नहीं होगा, उल्टा बढ़ेगा, गवर्नमेंट का पैसे आ रहे हैं। तो ये कोई भी कंडीशन पूरी नहीं हुई, तो कौन सा है जी, ये रेवेन्यू। फिर रेवेन्यू में चेक करो, क्या ये टैक्स का है, क्या हम जब चालान कटवा के हम बोलते हैं टैक्स भर के आ रहे हैं, नहीं, हम क्या बोलेंगे, ये कौन सा पैसा हुआ, नॉन टैक्स। तो इसलिए फाइन्स एंड पेनल्टी। चलिए आगे चलते हैं, आगे है फीस। अगर आपने नोटिस किया होगा, आप बहुत सारे सर्विसेज गवर्नमेंट से लेते हो, जैसे आधार कार्ड ठीक कराना, पैन कार्ड ठीक कराना, डेथ सर्टिफिकेट बनवाना, बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना। अब गवर्नमेंट आपसे हल्का हल्का पैसे लेती है, क्या लेती है, हल्के फुल्के पैसे लेती है। तो आप मुझे बताओ, इस पैसे आने की वजह से क्या गवर्नमेंट के पास कोई लायबिलिटी आती है, ना जी ना, कोई जिम्मेदारी नहीं आती, भाई आपने पैसे दिए वो आपका काम कर देती है। क्या गवर्नमेंट को कोई एसेट्स कम हो रहा है, नहीं हो रहा, उल्टे पैसे बढ़ रहे हैं, तो कोई भी कंडीशन पूरी नहीं हुई। तो ये कौन सा हुआ, रेवेन्यू, और रेवेन्यू में कौन सा, नॉन टैक्स। अगला है लाइसेंस फीस, कौन सा है जी, लाइसेंस फीस। आपको पता है गवर्नमेंट से कोई भी चीज के करने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है, जैसे कि गन रखने के लिए, किस चीज के लिए, गन रखने के लिए, तो आपको लाइसेंस लेना पड़ता है। तो भैया पैसे देने पड़ेंगे ना गवर्नमेंट को। ये जो पैसे हैं कौन से हैं, नॉन टैक्स, और नॉन टैक्स भी कौन सा, रेवेन्यू। आगे चलें, अगर गवर्नमेंट कहीं भी अपने पैसे लगाते दो ही चीज मिल सकती है, तो इंटरेस्ट मिलेगा या प्रॉफिट मिलेगा। अब दोनों ही चीज आप बताओ, अगर गवर्नमेंट ने किसी को लोन दिया, किसको दिया, किसी स्टेट गवर्नमेंट को दिया, तो क्या गवर्नमेंट को ब्याज मिलेगा, मिलेगा जी। आप मुझे बताओ, क्या ये जो ब्याज का पैसा गवर्नमेंट के पास आएगा, इससे गवर्नमेंट की कोई जिम्मेदारी बढ़ेगी, आप बताओ, ब्याज के पैसे से कोई जिम्मेदारी बढ़ती है, नहीं। क्या कोई एसेट्स कम होगा, नहीं। तो ये पैसा कौन सा है, नॉन टैक्स रेवेन्यू। ठीक है, ऐसे किसी कंपनी में अगर गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, पैसा लगा रखा, तो उससे प्रॉफिट मिल रहा है, क्या प्रॉफिट से कोई लाइबिलिटी बढ़ती है, आप मुझे तो, अगर आपके पास कहीं किसी कंपनी का प्रॉफिट है, आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी आएगी ना, कोई एसेट्स कम होगा ना, तो ये कौन सा पैसा, नॉन टैक्स। अगला है फॉर फीचर। अगर पेनल्टी कौन कर लगाती है, कोर्ट, किस बात के लिए, नॉट फॉलोइंग रूल्स और फेलिंग टू फुलफिल। अगर आपने रूल रेगुलेशन नहीं माना, या कॉन्ट्रैक्ट, किसी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको फुलफिल नहीं किया, तो पेनल्टी लगाती है, जिसकी वजह से उसको बोलते हैं फॉर फीचर। क्या बोलते हैं जी, फॉर फीचर। ये हमने पढ़ लिए 9। तो सबसे पहले मैं आपको एक चार्ट के द्वारा समझाता हूँ, ये हमने क्या पढ़ा। सबसे पहले पढ़ा हमने, सॉरी, अभी हमने पढ़ा गवर्नमेंट बजट की डेफिनेशन, ठीक है। फिर हमने पढ़ा, चल जा, फिर हमने पढ़ा कंपोनेंट, कंपोनेंट थे चार, चार नहीं सॉरी 2, कैपिटल और रेवेन्यू। फिर मैंने कैपिटल के 2 पार्ट पढ़े, रिसीप्ट और एक्सपेंडिचर। फिर रेवेन्यू के 2 पार्ट, रिसीप्ट और एक्सपेंडिचर। फिर हमने पढ़ा रेवेन्यू रिसीप्ट, क्या पढ़ा, रेवेन्यू रिसीप्ट, इसके 2 पार्ट, टैक्स नॉन टैक्स। टैक्स के 2 पार्ट, डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स। नॉन टैक्स के 9 पार्ट, कितने, 9, जो भी हमने पढ़ लिए। तो चलिए अब पढ़ते हैं टैक्स और नॉन टैक्स में डिफरेंस। आप सबको पता है दोनों में से कौन सा पैसा गवर्नमेंट कंपलसरी लेती ही लेती है, आप मना नहीं कर सकते, कौन सा है, टैक्स। तो ध्यान से देखो, इट इज अ कंपलसरी पेमेंट मस्ट बी पेड, देना ही पड़ेगा जी, मना नहीं कर सकते। आपको भी बात और बताई थी जब मैं आपको टैक्स रेवेन्यू पढ़ा रहा था, टैक्स भरने की वजह से आपको कोई भी डायरेक्ट बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा, इट हैज नो डायरेक्ट बेनिफिट, यूज फॉर जनरल डेवलपमेंट, सबके लिए हित के लिए काम होगा, किसी डायरेक्ट बेनिफिट के लिए काम नहीं होगा। एग्जाम्पल कौन से होते हैं टैक्स के, इनकम टैक्स, जीएसटी, डन। टैक्स रेवेन्यू इज मनी दैट गवर्नमेंट फोर्सिबली, फोर्सिबली मतलब होता है जबरदस्ती कलेक्ट करती है, बिकॉज मन मर्जी से तो देंगे नहीं, तो जबरदस्ती कलेक्ट करना पड़ता है। नॉन टैक्स क्या होता है, नॉन टैक्स में भी हमने पढ़े 9 पार्ट, कितने, यहाँ पढ़े थे 2, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, और यहाँ पढ़े 9, जैसा कि इंटरेस्ट, डिविडेंड, एस्टेट वेस्टेट सब पढ़ा। 9 में आपने देखा होगा
ये कंपलसरी नहीं है। आप ध्यान से देखो, गवर्नमेंट आपका चालान कब काटती है? जब आप तोड़ते हो लॉ, ठीक है। तो इट इज नॉट कंपलसरी, ओनली नीड्स टू बी पेड इफ अ सर्विस फ्रॉम गवर्नमेंट इज टेकन। अगर आप गवर्नमेंट से आधार कार्ड ठीक कराओगे तभी तो गवर्नमेंट आपसे पेनल्टी या फीस लेगी, नहीं कराओगे तो नहीं लेगी। इसका डायरेक्ट बेनिफिट मिलता है, इसका डायरेक्ट बेनिफिट नहीं मिलता, इसका मिलता है। कैसे? आधार कार्ड अगर आप ठीक कराने जाओगे, 50 रुपए दोगे तो आपका ही तो आधार कार्ड ठीक होगा ना। अल्टीमेटली डायरेक्ट बेनिफिट किसका मिल रहा है? आपको मिल रहा है। तो इसलिए ये कैसा बेनिफिट होता है? डायरेक्ट। यहाँ पर हमने वो 9 के नाम लिख दिए, देखो एग्जाम्पल में, ठीक है। और ये कैसा होता है? गवर्नमेंट रिसीव फ्रॉम सोर्स अदर देन टैक्स, ऐसा पैसा जो गवर्नमेंट टैक्स के अलावा इकट्ठा करती है। टैक्स से अलावा हो तो टैक्स रेवेन्यू, टैक्स के अलावा कोई पैसा हो तो नॉन टैक्स रेवेन्यू। आगे चलें।